बरसात की वो रात, जंगल का वो सुनसान रास्ता, जब रामलाल और उसकी पत्नी मालती अपने बैलगाड़ी से अपने गांव रतनपुर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक अजीब तरीके से उनको किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनको बुला रहा हो। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रामलाल को आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बिजलियों की गड़गड़ाहट, जंगल का वो भयानक डरावना रास्ता, ये सब देख के रामलाल और उसकी पत्नी मालती डर जाते हैं। तभी अचानक बैलगाड़ी रुक जाती है। मुझे क्या हुआ? बैलगाड़ी क्यों रुकवा दी? जल्दी चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और हम दोनों इस भयानक जंगल में अकेले हैं, और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है, और ऊपर से इस जंगल से डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। और हाँ, मैंने सुना है कि इस जंगल में किसी दो लोगों की आत्मा घूमती रहती है। मालती, सुना तो मैंने भी है कि इस जंगल में किसी दो व्यक्ति की आत्मा घूमती रहती है, लेकिन इस बैलों को क्या हुआ जो ये आगे ही नहीं जा रही है? हे भगवान, हमारे मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो। तभी अचानक इतने तेज बारिश में सामने से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 90 साल थी, वो अपना छाता लेके आने लगता है। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों इतने तेज बारिश में, इतने रात को इस भयानक डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी निकल जाओ बेटा, ये जंगल ठीक नहीं है। और आज तो अमावस्या की रात भी है, और इस रात को इस जंगल में दो लोगों की आत्मा भटकती रहती है। बेटा, यहाँ से तुम जल्दी घर चले जाओ। लेकिन बूढ़े बाबा, मेरे बैलों को क्या हुआ तो पता नहीं, ये आगे ही नहीं जा रहे हैं, और हमें बहुत डर भी लग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो तुम दोनों आज की रात मेरे झोपड़ी में रह सकते हो। मेरी झोपड़ी पास में ही है, और रात भी बहुत हो गई है, और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। लेकिन बाबा, तुम अकेले इस भयानक डरावने जंगल में क्या करते हो? तुमको क्या इस भयानक जंगल में डर नहीं लगता? बेटा, मैं बरसों से इस जंगल में अकेला ही रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरा तो घर ही जंगल है। चलो, अब ज्यादा समय मत करो, रात के 12 बजने वाले हैं। ऊपर से आज अमावस्या की रात भी है, और अमावस्या की रात ठीक 12 बजे इस जंगल में आत्माओं का मिलन होता है। जल्दी चलो बेटा। थोड़ी देर बाद रामलाल और उसकी पत्नी मालती उस बूढ़े इंसान के झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, अब तुम दोनों आराम करो। अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना। लेकिन बूढ़े बाबा, मुझे ये बताओ कि इस जंगल में किसकी आत्माओं का मिलन होता है, और ये आत्मा किसकी है बाबा? और इस जंगल में ये आत्मा क्या करती है? बेटा, बहुत साल पुरानी बात है। रतनपुर गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम श्यामलाल था, और उसके पत्नी का नाम शकुंतला था। उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था कुसुम। वो 20 साल की थी। श्यामलाल अपनी बेटी कुसुम से बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटी को पलकों पे बिठा के रखता था। दूसरी तरफ उसी गांव में एक गरीब रामू और उसकी पत्नी मालती और उनका बेटा मोहन भी रहता था। वो 25 बरस का था। मोहन के पिता और माँ सेठ श्यामलाल के घर नौकर का काम करते थे। रामू सेठ के खेतों का काम करता था, और मोहन की माँ मालती श्यामलाल के घर का छोटा मोटा काम करती थी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। श्यामलाल की बेटी कुसुम और रामू का बेटा मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोहन, हम कितने दिन ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अगर मेरे पापा को हमारे प्यार के बारे में पता चला तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुसुम, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो और मैं बहुत ही गरीब घर का लड़का। तुम्हारे पिता गांव के साहूकार है और मेरे पिता और माँ तुम्हारे घर काम करते हैं। तो क्या तुम्हारे पिता को हमारा प्यार मंजूर होगा? मोहन, मैं क्या कहती हूँ, हम भागकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद मैं मेरे पापा को हमारे शादी के बारे में बता दूंगी। कुसुम, अगर हम भागकर शादी करेंगे तो तुम्हारे पापा हम दोनों को जिंदा जला देंगे। हम ऐसा करते हैं, इसके बारे में तुमको कल बताता हूँ। अब बहुत देर हो गई है, हमें घर चले जाना चाहिए, नहीं तो गांव के किसी आदमी ने हमें इस जंगल में अकेले देखा तो वो तुम्हारे पिता को हमारे बारे में बता देगा। ठीक है मोहन, कल हम इसी जंगल में इसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्यामलाल घर में अखबार पढ़ते हुए रामू को कहता है, अरे वो रामू, खेतों का काम ठीक से चल रहा है ना? इस साल खेतों की फसल अच्छी तो है ना? हाँ मालिक, इस साल अपने खेतों की फसल बहुत ही अच्छी है, बस फसल को थोड़ा पानी देना बाकी है। कल मैं पूरे फसल को पानी दे दूंगा। तभी उधर से कुसुम आने लगती है। कुसुम को देख के श्यामलाल कहता है, कुसुम बेटा, कहाँ गई थी इतनी देर से? मैं आजकल तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ दिनों से खोही खोही सी रहती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मेरी तबीयत ठीक है। कुछ दिन से कॉलेज की पढ़ाई से परेशान हूँ, इसीलिए पापा। ठीक है बेटा, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और थोड़ा खाना भी खा लेना। ठीक है पापा, लेकिन मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं खाना बाद में खा लूंगी। इतना बोल के कुसुम अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ मोहन अपने घर में बैठ के कुसुम के तस्वीर को देखकर दुखी था। तभी अचानक वहां उसके पिताजी आ जाते हैं। जब रामू की नजर उस तस्वीर की तरफ पड़ती है तो रामू मोहन से कहता है, बेटा मोहन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? छोटी मालकिन की तस्वीर तुम्हारे पास, छोटे मालकिन की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? और छोटी मालकिन की तस्वीर तुम क्यों देख रहे हो? मोहन, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ कि तू छोटे मालकिन कुसुम की तस्वीर को क्यों देख रहा है? पिताजी, मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूँ और कुसुम भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर मुझे कुसुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नालायक, ये तो क्या कह रहा है? तुझे पता है कि वो किसकी बेटी है? अरे वो मोहन की माँ। जरा इधर तो आ, ये देखो तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। ये सुन के मोहन की माँ वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मोहन के पिताजी, मुझे क्यों बुलाया और आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? ये देखो तुम्हारे लाडले बेटे मोहन ने क्या किया है। ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने जो आप इस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे वो मोहन की माँ, तुम्हारा बेटा और शेठ जी की बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बोल रहा है कि ये शेठ जी की बेटी से शादी करना चाहता है। इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर शेठ जी को ये पता चला कि मोहन छोटी मालकिन से प्यार करता है तो शेठ जी इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोहन बेटा, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं ये क्या सच है? क्या तुम सच में शेठ जी के बेटी से प्यार करता है? अगर ऐसा है तो छोटी मालकिन को भूल जाओ। नहीं माँ, मैं कुसुम को नहीं भूल सकता। अगर मुझे कुसुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे मोहन, पागल मत बन। तू जानता नहीं शेठ जी को? अगर शेठ जी को तुम दोनों के बारे में भनक भी लगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तेरे साथ साथ हमको भी जिंदा जला देगा। क्या तू ये चाहता है कि तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया से चले जाए? नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलो। आप लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मेरे वजह से आप लोगों पे कोई भी परेशानी आ रही है तो मैं कुसुम को भूल जाऊंगा। मोहन बेटा, तू एक काम कर, कल ही तू शहर चला जा। अगर तू इस गांव में रहा तो तुम्हें छोटी मालकिन की याद आती रहेंगी। इससे अच्छा है कि तू शहर चला जा। वहाँ मेरा दोस्त है, मैं उससे फोन करके बता दूंगा कि तू आ रहा है। अगर तू इस गांव से दूर शहर में रहेगा तो तू सब भूल जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। अगले दिन मोहन छुपके से कुसुम को मिलने उसी जंगल में उसी पेड़ के पास चला जाता है जहाँ वो दोनों हमेशा मिलते थे। क्या हुआ मोहन, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी?
मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मोहन, तो तुमने क्या सोचा है? क्या हम भाग के शादी करें क्या? कुसुम, हमारे प्यार के बारे में मेरे पिताजी को और मेरे माँ को सब पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो मोहन? हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे घर में कैसे पता चला? अब क्या होगा? मेरे पिताजी ने मुझे आज ही गांव छोड़ के शहर जाने के लिए बोला है। तो क्या तुम मुझे छोड़ के शहर चले जाओगे? अगर तुम मुझे छोड़ के शहर जाओगे तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। नहीं कुसुम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई अगर मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तुमको 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। तुम हमेशा मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। चलो अभी हम किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। तभी दोनों भाग के शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ शेठ जी को पता चलता है कि उसकी बेटी कुसुम उसी के नौकर रामू के बेटे मोहन से प्यार करती है। ये सुन के शेठ जी का गुस्सा आसमान के ऊपर चला जाता है। हरिया, अगर ये बात झूठी निकली तो तुझे मैं इस दुनिया से ही मिटा दूंगा, और अगर ये बात सही साबित हुई तो मैं उन दोनों को उसी जंगल में जिंदा जला दूंगा। शेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में छोटी मालकिन और रामू का बेटा मोहन दोनों जंगल में मुझे बातें करते हुए दिखाई दिए, और मैंने उनके बातों से ये भी सुना था कि वो आज दोनों भाग के शादी करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारे जंगल को ही आग लगा दूंगा। चलो जल्दी, आज तो उन दोनों की खैर नहीं। तभी सेठ और उसका पालतू नौकर हरिया जंगल के तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मोहन और कुसुम शादी करने उसी जंगल में जो पुराना मंदिर था, उस मंदिर में शादी करने पहुंच जाते हैं। उसी मंदिर में एक बूढ़ा आदमी उस मंदिर की देखभाल करता था। तुम लोग कौन हो बेटा, और इस मंदिर में किस लिए आए हो, और तुम किस गांव के रहने वाले हो? बाबा, हम लोग जो पास में गांव है रतनपुर, उसी गांव के रहने वाले हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इस मंदिर में हम शादी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर तुम दोनों की मर्जी से अगर शादी करनी है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये दोनों मेरे मर्जी के खिलाफ कैसे शादी करते हैं। एक नौकर के बेटे होके तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे बेटी से शादी करने जा रहे हो। शेठ जी, मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ पापा, मैं भी मोहन से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। चुप कर नालायक। अगर किसी को तेरी जैसी बेटी है तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी को भी तेरे जैसी बेटी ना दें। लोगों के सामने तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। तूने तो मेरी सारी इज्जत ही खराब कर दी। और तू सुन मोहन के बच्चे, तेरी हैसियत ही क्या है। तू एक नौकर का बेटा है और तेरी इतनी जरूरत की तू मेरे बेटी से प्यार करने लगा। तेरा बाप और तेरी माँ मेरे घर में नौकर है और तू समझ रहा है कि तू मेरी बेटी से शादी करेगा। तू क्या अमीर होने के सपने देख रहा है क्या? नहीं शेठ जी, मुझे आपके धन दौलत का, पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। चुप कर बदतमीज। इस दुनिया में तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझ गए? अबे वो हरिया, इन दोनों को इसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दो। लेकिन शेठ जी, छोटी मालकिन आपकी बेटी है। हरिया, तू मेरा पालतू नौकर है, समझ गया? तुझे जो कहा है तू उतना ही कर। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर। तू एक नौकर है तो नौकर की तरह ही रहना सीख, समझा? अब तुझे जितना कहा है उतना कर। इन दोनों को इस पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दे। साहब, ऐसा मत करो। इन दो प्यार करने वालों को अलग मत करो। इन दोनों को मत मारो। इनको माफ कर दो और इन दोनों की शादी कर दो। चुप कर बे बुड्ढे। तू है कौन मुझे ये बोलने वाला? ये मेरे इज्जत का सवाल है। अबे वो हरिया, तेरे को क्या अब इनको मारने के लिए नेवता देना पड़ेगा क्या? जल्दी इन दोनों को इस मिट्टी में दफन कर दो। रुक जा हरिया,
अगर मेरे बेटी को तू मेरे सामने मिट्टी में दफन करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले मुझे यहां से जाने दो, बाद में इन दोनों को मारना। उसके बाद सेठ वहां से चला जाता है। जैसे ही सेठ थोड़ा आगे चला गया, तभी अचानक उसको जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तभी सेठ पीछे मुड़ के देखता है। उसको लगता है कि उसके नौकर हरिया ने उन दोनों को मार दिया है। सेठ खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रामू और गीता मोहन के तलाश में जंगल के रास्ते मोहन को ढूंढते हुए आ रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनका बेटा मोहन अब इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मोहन को ढूंढते ढूंढते आगे जंगल के बीच में आ गए, जहां उनको एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दुखी मन से बैठा हुआ दिखता है, जहां उन दोनों प्रेमियों को जमीन में गाड़ दिया था। उस बूढ़े आदमी को देख के वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। बाबा, आपने किसी 25 साल के एक जवान बच्चे को देखा है क्या इस जंगल से जाते हुए? बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार करता था क्या? हाँ बाबा, मेरा बेटा मेरे गांव के एक सेठ की बेटी से प्यार करता था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा, तो तुम आज के बाद तुम्हारे बेटे को कभी नहीं देख पाओगे। बाबा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ बताइए ना कि हुआ क्या है। बेटा, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेठ ने अपनी इज्जत के लिए तुम्हारे बेटे को और खुद के बेटी को मेरे ही सामने एक नौकर के हाथों से इस पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। ये जो मिट्टी है, यही पे तुम्हारे बेटे को और सेठ के बेटी को जमीन में दफनाया दिया है। ये सब देख के मोहन के माँ बाप उसी जमीन पे बैठ के रोने लगते हैं। ये थी उन दोनों बच्चों के प्यार करने की सजा। खुद के बाप ने ही अपने बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। तब से इस जंगल में उन दो प्यार करने वाले बच्चों की आत्मा भटक रही है। बाबा, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी भी बाप ने अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन दो बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया था। क्या प्यार करना गुनाह है क्या? और बाबा, एक बात और, इन दो प्यार करने वाले बच्चों की आत्मा इस जंगल में ऐसे ही भटकती रहेगी क्या? उनके आत्मा को क्या कभी मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? बेटा, उन दोनों के आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उन दोनों की शादी होगी, क्योंकि वो मंदिर में शादी करने ही आए थे और मैं उनकी शादी करने वाला ही था। तभी उस बेटी का बाप वहां आ गया, तो उनकी आखिरी इच्छा शादी करना था। जब तक उनकी शादी नहीं होती, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबा, क्या हम लोग उन दोनों के आत्मा की शादी नहीं करवा सकते क्या, ताकि उन प्यार करने वाले पवित्र आत्माओं को शांति मिल सके? बेटा, कर सकते हैं, लेकिन उनकी शादी करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। लेकिन जब से इन दोनों को इस जंगल में मारा गया था, तब से गांव का कोई भी इंसान इस जंगल में आया ही नहीं। इसीलिए इनकी शादी नहीं हो पा रही थी और मैं भी अकेला ही था। इसीलिए मैं उन दोनों की शादी नहीं कर पाया। लेकिन आज तुम दोनों और मैं एक करके 3 लोग हो जाते हैं। अब हम उनकी शादी करके उन 2 प्रेमी के आत्माओं को शांति दे सकते हैं। तो बाबा, अब हमें क्या करना होगा उनकी शादी करने के लिए? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल हम उसी पेड़ के पास जाएंगे जहां उन दोनों के शरीर को दफनाया था, और उसी मिट्टी के ऊपर हमको 2 फूलों की माला, एक मंगलसूत्र, एक कुमकुम की पुड़िया, इतना सामान रखना होगा। जैसे ही हम ये सब वहाँ रखेंगे, तब उन दोनों की आत्माओं को शांति मिलेगी। अगले दिन सुबह तीनों उस पेड़ के पास जाते हैं। उसके बाद बूढ़े बाबा उस मिट्टी के ऊपर जहां उन दोनों को दफनाया था, उस मिट्टी के ऊपर सभी सामान रख देते हैं। जैसे ही सामान रखा गया, तभी वहां एक बहुत बड़ा उजाला होता है और आवाज आती है, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी मरने के बाद भी शादी करवा दी, हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब हम दोनों को शांति मिल गई है। अब हम दोनों हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। आखिरकार
दो प्यार करने वाले आत्माओं को बहुत सालों बाद शांति मिल गई। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जब तक इंसान की मन की इच्छा किसी चीज में रहती है और जब तक वो चीज उसको मिलती नहीं, तब तक उस इंसान के आत्मा को शांति नहीं मिलती।